दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा मुल्लाओ देश छोड़ो। कहाँ लग रहा है ये नारा, आखिर क्यों लग रहा है ये नारा, और कौन कौन समर्थन कर रहा है इस नारे का। ये नारा भाजपा नहीं लगा रही, ये नारा विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस नहीं लगा रहा, ये नारा भारत में भी नहीं लग रहा, और ये नारा किसी गैर इस्लामिक देश में भी नहीं लग रहा। फिलहाल ये नारा लग रहा है पूरी तरीके से शरिया से शासित ईरान के अंदर, जहां एक दो शहर नहीं, पूरे 21 प्रांतों में सड़कों पर यह नारा गूंज रहा है। महिलाएं हो, युवा हो, वृद्ध हो, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ में है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं मुल्लाओ देश छोड़ो। फिलहाल ये नारा सिर्फ तेहरान तक ही सीमित नहीं है। ये नारा कराज में, हामेदान में, केराम में, मलाई, इस्फहान, शिराज, यज़्द सहित इन तमाम शहरों सहित 21 प्रांतों में लग रहा है। और सिर्फ एक नारा यही नहीं लग रहा, नारा यह भी लग रहा है तानाशाहो गद्दी छोड़ो। नारा 1979 की क्रांति के बाद जब तख्ता पलट हुआ, उससे पहले स्वर्गीय मोहम्मद शाह रजा पहलवी का शासन था। फिलहाल अब उनके बेटे के समर्थन में शाह जिंदाबाद का नारा भी ईरान में लग रहा है। लोग बेइंतहा नाराज हैं और लोग किसी भी कीमत पर, ये भीड़ मौलवियों से छुटकारा पाना चाहती है। इनका कहना है कि मौलवी देश नहीं चला सकते। इनका कहना है कि मौलवियों ने पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया। इनका कहना है कि मौलवियों ने ईरानियों का जीवन स्तर, जो 1979 से पहले बहुत अच्छा था, उसको धरातल पर ला दिया है। और अब हालात ये ऐसे हो गए हैं कि ईरान के लोगों के लिए अपना जीवन जीना बहुत दूभर हो गया। ऐसा नहीं है कि नारा सिर्फ युवाओं की भीड़ सड़कों पर आकर लगा रही हो। फिलहाल स्थिति यह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में इन जुलूसों में शामिल है। आपको याद होगा 2022 में युवतियों ने बहुत जोरदार आंदोलन चलाया था, और यह आंदोलन हिजाब के विरुद्ध था। उस आंदोलन को ईरान की सरकार ने कुचल दिया था। लेकिन अब ये 2025 जाते जाते दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जो ये नारा शुरू हुआ है, इस नारे में पुरुष भी शामिल है और युवाओं की भीड़ भी शामिल है। फिलहाल इस नारे के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो है ईरान की महंगाई। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ईरान में दिसंबर के महीने में महंगाई का स्तर 42% था। और जबकि यदि मैं दिसंबर के महीने में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की बात करूं तो यह स्थिति 72% थी। 72% महंगाई थी। नतीजा यह है कि लोग रोजमर्रा की चीज़ें, आटा, दाल, सब्जी, दूध, तेल, दवाइयाँ खरीदने में असमर्थ है। और ये एक दो लोग नहीं है, लाखों की संख्या में ईरानियों की यह स्थिति है। क्योंकि फिलहाल ईरान के आम आदमी की कमाई बहुत कम है। इस महंगाई का हालांकि एक बड़ा कारण ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध हैं, जिसके कारण
ईरान अपना कोई भी सामान आयात नहीं कर पा रहा, ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, ईरान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है, और कोई और देश भी प्रतिबंधों के चलते ईरान को जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा। भारत जैसे कुछ देश ईरान से दोस्ती निभाते भी थे, लेकिन इस मौलवी शासन ने ईरान के भारत को कई बार असहज किया। भारत ने ईरान का तेल खरीद कर एक बार नहीं अनेक बार ईरान की सहायता करी। यह सहायता भाजपा के शासनकाल में भी हुई और भाजपा से पूर्व की सरकार के कार्यकाल में भी हुई, लेकिन ईरान का यह मौलवी शासन जब तब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, भारत के हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाया करता था, कभी भारत के राम मंदिर को लेकर आलोचना करता था, तो कभी भारत सरकार ने जो कुछ कानून बनाए उसको लेकर यह आलोचना करता था। हालांकि ईरान के राजनीतिक नेतृत्व ने आलोचना नहीं करी, लेकिन चूंकि ईरान में धार्मिक तानाशाही है, वहाँ का जो सर्वोच्च सत्ता है वो इस्लामिक मौलवियों के हाथों में है, राजनेताओं के हाथों में नहीं है। यहाँ तक कि ईरान की जो प्रमुख सेना है उसके भी चीफ आर्मी कमांडर एक मौलवी है, ना कि ईरान के राष्ट्रपति। नतीजा यह है कि ईरान प्रतिबंधों से जूझ रहा है और ईरान ना आयात कर पा रहा और ना ईरान निर्यात कर पा रहा। स्थिति यह है, यदि मैं आपको रियाल की पोजीशन बताऊं तो शायद आपको एक बार को विश्वास नहीं होगा। यह आज मैं वीडियो 1 जनवरी 2026 की शाम को बना रहा हूं और आपको यह वीडियो 2 जनवरी की शाम को मिलेगा। आज तेहरान में जो ईरान में रियाल और डॉलर का रेट है 13,49,000 रियाल के बदले $1 है। आप सरप्राइज करेंगे, एक बार को आपको विश्वास भी नहीं होने का है कि $1 से 13,49,000 रियाल। और यदि मैं 31 दिसंबर की बात करूं तो ये 13,54,000 का रेट था। यानी कि यदि ईरान की सरकार कहीं से $1 का सामान खरीदती है, $1 का, तो उसको 1 जनवरी के रेट के हिसाब से 13,49,000 रियाल का भुगतान करना होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के लिए आयात करना कितना मुश्किल काम है। और इन मुश्किलों की वजह से ईरान में नारे लग रहे हैं, मौलवियों देश छोड़ो, तानाशाहो गद्दी छोड़ो। नारा यह भी लग रहा है, डेथ टू डिक्टेटर। डेथ टू डिक्टेटर का मतलब है तानाशाहो को फांसी दो। ईरान की जनता में बेहद नाराजगी है और उनका कहना है कि आखिर ऐसी सरकार का हमें क्या फायदा जिसने पूरी दुनिया से संबंध इतने खराब कर लिए हैं कि वो देश चाहकर भी ईरान को कोई निर्यात नहीं कर सकते या ईरान उनसे आयात नहीं कर सकता। कम से कम ईरान ने, मैं ये कह सकता हूं कि अपनी विदेश नीति के चलते अपने रूस जैसे बहुत घनिष्ठ मित्रों को अपने से थोड़ा दूर करा है और भारत जैसे शुभचिंतकों को भी ईरान के इस मौलवियों की सरकार ने
अपने आप से दूर करा है। भारत के जनता में ईरान के प्रति हमेशा सहानुभूति रही है, और ऐसा नहीं है कि यह सहानुभूति सिर्फ भारत के शिया संप्रदाय में हो। आम भारतीय में, भारत के हिंदू समुदाय में भी ईरान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर धीरे धीरे इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि यह ईरान के धार्मिक जो सर्वोच्च नेता हैं, यह भारत के भरपूर समर्थन के बावजूद भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। स्थिति यह थी कि अनेक बार भारत के धार्मिक शिया नेताओं ने भी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं से कहा कि आप भारत के मामलों में दखल मत दो, हम वहां खुश हैं। बिल्कुल भारत के अंदर जो तथाकथित ठेकेदार हैं वो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आम मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। सच तो यह है कि यदि यह कहा जाए आम मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है तो वो भारत में है। अभी भी मैं बहुत सारे जब शिया विद्वानों को सुनता हूं तो वो खुलकर भारत की सराहना करते हैं, लेकिन ईरान की जो धार्मिक सत्ता है ये समय समय पर भारत जैसे दोषों को भी दूर करती रही। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हालांकि ईरान की औपचारिक स्थिति न्यूट्रल रही, लेकिन ईरान का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। किस पाकिस्तान की ओर था? वो पाकिस्तान जो उस अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ था, जिस अमेरिका ने इजराइल के कहने पर ईरान में जाकर हमला करा। वो पाकिस्तान जो उस अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था और बैठा हुआ है, जो अमेरिका इजराइल के इरादों को भरपूर समर्थन दे रहा है। स्वाभाविक है ऐसे में भारत जैसे देश ईरान से दूर हुए। हालांकि अभी भी भारत के संबंध बहुत खराब नहीं है, लेकिन अब भारत बहुत ज्यादा किसी की नाराजगी नहीं लेना चाहता, क्योंकि समय समय पर ईरान हस्तक्षेप करता है। और इसीलिए रूस ने भी, राष्ट्रपति पुतिन ने उस समय ईरान का उतना समर्थन नहीं करा जितने समर्थन की उम्मीद खुद ईरान की सरकार को थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर धार्मिक सत्ता का समर्थन इस आंदोलन को नहीं मिल रहा हो। ईरान के अंदर सुन्नी मौलाना मौलवी अब्दुल हामिद, मौलवी अब्दुल हामिद, इन्होंने इस आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन किया है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के मौलवी देश छोड़ दे, सत्ता छोड़ दे और ईरान की सरकार को ईरान की जनता के हवाले कर दे। ईरान के फिल्म मेकर जाफर पनाही, इन्होंने कहा इतिहास के आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता का जो साझा दर्द है वो अब सड़कों पर चीख के रूप में सामने आ रहा है। ईरान की सरकार को सत्ता छोड़नी होगी, ईरान के मौलवियों को सत्ता छोड़नी होगी, अन्यथा ईरान के युवा जो अभी 21 प्रांतों के तमाम बड़े शहरों में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कहीं वो हिंसक ना हो जाए। इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया अमेरिका से बाहर से भी आई है। अमेरिका में ने भी इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता के इन अधिकारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनको
रोजमर्रा की चीजें खरीदने का हक है। ईरान की सरकार का यह दायित्व है कि वो देश की जनता को उनके जरूरी सामान उपलब्ध कराए, दाल, रोटी, आटा, सब्जी, फल, तेल, दवाइयाँ उचित दामों पर जनता को उपलब्ध कराए। और यदि किसी कारणों से सब में परेशानी है तो उन कारणों को दूर करें। ऐसा नहीं है कि ईरान की सरकार बेखबर हो। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि जनता की आवाजें हमारे कानों में आ रही हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि जनता की आवाजों को कुचलने का हमारा इरादा नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कुचलने का प्रयास ना किया जा रहा। आज भी 1 जनवरी को भी ईरान के तमाम शहरों में सुरक्षा बलों ने आंदोलन की अगुवाई करने वाले युवाओं के छापे मारे। कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ युवा अभी तक छिपने में कामयाब हैं। कई जगह ईरान के सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कई जगह ईरान के सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसाई। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पूरी दुनिया से वादा करा है कि हम इस आवाज को कुचलेंगे नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कितना अपने वादे पर खरा उतरेंगे और कितना खरा नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम देश की जनता की आवाज को सुने। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान की जनता को जरूरत का सामान खरीदने का अधिकार है, और ये ईरान की सरकार का दायित्व है कि वो ईरान की जनता को तमाम जरूरी सामान उचित दामों पर उपलब्ध कराए, और हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह आवश्यक व्यवस्था बस कागजों तक सीमित रहेगी या सच्चाई पर उतरेगी, ये अभी देखा बाकी है। क्योंकि फिलहाल ईरानी रियाल मजबूत होता हुआ नहीं दिख रहा। मुद्रा बाजार के कुछ विशेषज्ञों ने तो ये भी आशंका व्यक्त करी है कि ईरानी रियाल 31 दिसंबर के 13,54,000 रियाल प्रति डॉलर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। इसका मतलब है यदि ईरानी रियाल इतना ही कमजोर बना रहा तो निकट भविष्य में भी ईरान दुनिया से आयात नहीं कर सकता, और वो अपने देश की जनता को दाल, रोटी, सब्जी, दवाइयां, फल उपलब्ध नहीं करा सकता। ऐसे में यह आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा, और यदि और तेजी से बढ़ेगा तो ये देखना होगा कि ईरान सरकार इस आंदोलन को सख्ती से कुचलती है या ये आंदोलन ईरान की सरकार को कुचल देता है। ये देखना होगा कि ईरान के राष्ट्रपति ने जो दुनिया से और ईरान की जनता से वादा किया है, वो ईरान की जनता की चीख को सुनते हैं नहीं या नहीं सुनते हैं। फिलहाल कहा यही जाता है कि ईरान की धार्मिक सत्ता के कान बहरे हैं। उसको सिर्फ अपनी धार्मिक सत्ता से मतलब है, उसको ईरान की जनता की जरूरतों से मतलब नहीं है, उसको ईरान के भविष्य की चिंता नहीं है, उसको ईरान के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। और इसीलिए पिछले कई साल से ईरान में आंदोलन हो रहा है। ईरान के युवा बेरोजगार हैं, ईरान की महिलाएं घरों के अंदर गुलामों की जिंदगी जी रही हैं, ईरान का बौद्धिक वर्ग घरों में खामोश बैठा हुआ है, लेकिन वो अपना जीवन स्तर को ईरान की जनता का नहीं सुधर पा रहा। क्या ईरान का राजनीतिक नेतृत्व ईरान के धार्मिक नेतृत्व को मजबूर कर पाएगा? क्या ईरान की जनता का यह दर्द ईरान की धार्मिक सत्ता के दिल को पिघला पाएगा, या ईरान की धार्मिक सत्ता का यह पत्थर जैसा दिल
ईरान के युवाओं के आंदोलन को भी कुचल देगा, ये अभी समय बताएगा। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि हम इस आंदोलन का तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन यदि ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका दूसरा हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। उसके विपरीत ईरान के सत्ता ने कहा है कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर काम करना हमारा अधिकार है। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर मुझे लगता है दुनिया में किसी को भी आपत्ति नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो और चाहे चीन हो। सारी आशंकाएं ईरान इस बात को लेकर हैं कि ईरान शांतिपूर्ण परियोजना के नाम पर परमाणु हथियार बनाना चाहता है और ईरान जैसे देश पर भी परमाणु हथियार का होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान पे पहले से ही परमाणु हथियार हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका का नियंत्रण है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का राष्ट्रपति चलाने का आदेश नहीं दे सकता। पाकिस्तान के परमाणु हथियार तभी उपयोग में लाए जाएंगे जब अमेरिका द्वारा नियुक्त इस्लामाबाद में बैठे अमेरिका के जनरल, अमेरिकी सरकार का आदेश उनको मिल जाएगा। तो इसलिए फिलहाल पाकिस्तान के परमाणु हथियार के खतरे को इस रूप में बहुत कम हो गया है कि उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। लेकिन ईरान ने यदि परमाणु हथियार बना लिया तो उस पर अमेरिका या रूस या चीन का कंट्रोल होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। और यदि उस पर नियंत्रण ईरान का ही होता है तो ये पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। फिलहाल देखना यह है कि क्या ईरान के युवा मौलवियों को सत्ता से हटाने में सफल होते हैं। क्या मौलवियों को ईरान छोड़ने को मजबूर कर देंगे? क्या ईरान की सरकार को अपने चीखों को, अपने दर्द को सुनने के लिए मजबूर करेंगे, या सत्ता के बल पर, हथियारों के बल पर ईरान की धार्मिक सत्ता एक बार फिर से पूर्व की भांति ईरान के युवाओं को, ईरान के महिलाओं के और ईरान के तमाम जनता के इस आंदोलन को फिर से कुचल देगी और ईरान में दमन का और हत्याओं का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। भविष्य बताएगा कि ईरान की जनता जीतेगी या ईरान का निरंकुश धार्मिक शासन जीतेगा, जिसको अपने देश, जो कि जनता मुसलमान ही है, कोई गैर मुस्लिम नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। जो भी होगा फिर मिलूंगा और फिर इस विषय पर चर्चा करूंगा। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।